हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपकी मदद करने की सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 यानी डिटरमिनेंट्स के ऊपर मैथमेटिक्स में, जहां मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता है। जी हाँ, और अपने किसी एक दोस्त के साथ, कम से कम एक दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उसको मिले एक अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए, मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने हैं। और बेटा, आपकी तरफ से ये होगा अरविंद सर को गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई भी खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। इंटरेस्टिंग है। खैर, बात को आगे लेके चलेंगे। आज जो टॉपिक है शुरू करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स, पीवाईक्यूज प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कई बच्चों का ये भी रहता है कि सर जो आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या जो लिख रहे हैं, इसका प्रेजेंटेशन भी उनको मिल जाए तो पीडीएफ फॉर्म में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसका भी बंदोबस्त किया हुआ है। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे और आप आसानी से बात अपनी समझ पाएंगे, पढ़ाई को आगे कैरी कर पाएंगे। दूसरा, अरविंद एकेडमी ऐप भी अपना आता है। यहाँ पर भी आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में कई कोर्सेज हैं जो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर पीवाईक्यूज के साथ एक सीरीज है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की, जो अरविंद एकेडमी ऐप में है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं। वो क्वेश्चंस लेके पर हेड 20-25 क्वेश्चंस हैं, उतना करके ही आप अपना बड़ा काम बना सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। खैर, अगर लगाएंगे तो कोई भी गुंजाइश बचेगी नहीं, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। खैर, बात को पढ़ाई की तरफ मोड़ते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसा मैं हर बार करता हूं, पढ़ते वक्त कोई भी आपको डिस्टर्बेंस ना पैदा हो, उसका ध्यान रखता हूं। खैर, तो ये रही बात पहले क्वेश्चन की, जो कि 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए चलिए करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे लिए। लिखा है a इज इक्वल टू अल्फा टू 2 अल्फा एंड a क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, वैल्यू ऑफ अल्फा यहां निकालना है। यहां पर जैसा हमारे यहां लिखा हुआ है कि a क्यूब की जो वैल्यू है वो है 27। एक इसको हम ये भी लिख सकते हैं a का होल क्यूब। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि an इज इक्वल टू an लिखा जा सकता है। तो a क्यूब को हम डिटर्मिनेंट a क्यूब को हम लिख पाएंगे 27। तो यहां से डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 3 आ गई, तो यहां इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 4, और यहां से ये वैल्यू यूज कर लो विच इज 3। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 7। तो अल्फा कितनी हो जाएगी? यहां पर अल्फा हो जाएगी प्लस माइनस √7, और ये हमारा आंसर हो गया। और इस हिसाब से बात करें तो आंसर हमारा क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं किनारे हट जाता हूं, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएं या पॉज करके नोट कर लें। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं बेटा कि वीडियो को आप पॉज करके अगर नोट करेंगे तो ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। मेमोरी में आपके छप जाता है, याद ज़्यादा देर रहता है। तो आप इसको वीडियो पॉज करें और उसके बाद क्वेश्चन को नोट कर लें, वरना प्रेजेंटेशन तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा। खैर, इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से कर लिया होगा एक बार फिर से, और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। इफ सिंपल डिटर्मिनेंट है देन द वैल्यू ऑफ x, इसको ओपन करना है, वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग खोल देता हूं, तो 5, और ये आ जाएगा -2x प्लस 18 -3। इसके अलोंग रो 1 एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ये मैं कर रहा हूं। तो -3, फिर आ गया 14 प्लस 27, फिर -1 -42 -9, x बराबर 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? -x प्लस 9 बराबर 0, यानी x बराबर 9। तो x बराबर 9 आपका आंसर आ जाएगा, यानी
इसका भी ऑप्शन क्या बनता है, डी। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए, या जो भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेते हैं बेटा। यहां पर देखिए, द डिटर्मिनेंट, ये एक डिटर्मिनेंट लिखा है, इज इक्वल टू, अगेन सिंपल फॉर्म में डिटर्मिनेंट को ओपन कर देना है। मैं रो 1 के अलोंग ओपन कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो y प्लस के लिखिए, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी y प्लस के का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस के वाई माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y के। रो 1 के लॉन्ग हमने इसको एक्सपैंड कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। अब यहां पर जब इसको फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर, बाकी वैल्यूज कटे फटेंगी, और फिर के स्क्वायर को ले लोगे कॉमन तो k प्लस 3y, ये आपका आंसर मिलेगा। और इसके हिसाब से अगेन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल डिटर्मिनेंट को आप किसी के रो या कॉलम के अलोंग खोल सकते हैं। मैंने रो 1 खोलने का आदत पड़ी हुई है तो रो 1 के अलोंग खोल दिया है। आप भी चेक कर लीजिए, अगला सवाल करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहां पर ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये जो टाइपिंग में ये फैक्टोरियल लिखा है, तो सिंपल यहीं पर अगर आप चाहें तो इस वाली डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 2 फैक्टोरियल मतलब 2, फिर हो जाएगा ये 6, 3 इंटू 2, यहाँ 2 4, 18 96 6 24, और ये हो जाएगा 120। तो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा स्टाइलिश लिखने के चक्कर में या आपको कंफ्यूज करने के चक्कर में फैक्टोरियल इस्तेमाल कर दिए गए हैं, वरना ये है कुछ नहीं। अब इसी को मैं अलोंग रो 1 एक्सपैंड कर दूं, अगर जो हम लोग करते चले आए हैं, तो क्या लिखोगे, 1 के अलोंग खोलोगे और आ जाएगा 18 इंटू 120 जिस 2160 माइनस 2304 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 120 यानी 480 माइनस 576, फिर आप आ जाइए 6 के लॉन्ग प्लस 6, 24 इंटू 4 96, 18 इंटू 6 108। वैल्यू कितनी आ गई यहां बात करें, विच इज सब्सट्रैक्ट करने के बाद माइनस 144 माइनस 2 इंटू माइनस 96 प्लस 6 इंटू माइनस 12, माइनस 144 प्लस 192 माइनस 72 विच इज इक्वल टू माइनस 24, और ये रहा आपका आंसर। अगेन द ऑप्शन इज डी। कुछ भी नहीं है सवाल में, सिंपल आप इसको ओपन किए जा रहे हैं, दैट्स ऑल। और कोई दूसरी तरीके से लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो वो कंफ्यूजन वहां पर रोक दे रहे हैं आप। फैक्टोरियल को सिंपल भाषा में इस्तेमाल कर देना है, दैट्स ऑल। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, कुछ भी खास नहीं है सवाल में। तो इस तरह से ओपन करके सवाल को किया जा सकता है। चलते हैं अगली कहानी देखते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 2A ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जब 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। आप जानते ही हैं एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, तो कोई 2 इंटू ए अगर लिखा होता तो बाहर निकालते तो 2 की पावर n a बचता हमारे पास। इसी लॉजिक के तहत यहां पर 2 की पावर 3 बाहर चला गया, ये रहा A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का मतलब है
इसका वैल्यू ए डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है। तो 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ए, ये हो गया 8 और इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, यानी आंसर आ गया 40। और इस हिसाब से इसका भी आंसर बन रहा है डी। देखिए कितनी आसानी से सवाल होते चले जा रहे हैं, इसको भी नोट कर लें आप, फिर आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब यहां पर इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a की बराबर होगी, क्योंकि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज -a का डिटर्मिनेंट, यहां से ये वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट या ए का डिटर्मिनेंट ए की बात होती है। फिर -1 कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, 3, तो -1 की पावर 3 बाहर आ गया इंटू डिटर्मिनेंट ए। अब यहां से क्या बन रहा है, देखिए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए, यानी इसको इधर लोगे तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0। ये आपका ऑप्शन आ रहा है और इसके हिसाब से बी ऑप्शन आपका बन रहा है, जहां पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आती दिख रही है। इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। ऐसे सवाल काफी मिलेंगे आपको और आएगा ही ऐसा सवाल, ये मान के आपको चलना चाहिए। चलिए अगला सवाल फिर से देख लेते हैं। अब यहां पर इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर 3, दोनों 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, एंड डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 है, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 5 है, देन द वैल्यू ऑफ 3 इंटू ए बी का डिटर्मिनेंट। तो आप 3 ए बी जब आप लिखेंगे, जब 3 को बाहर निकालेंगे तो ए बी है कितने, ऑर्डर 3 की, तो ये 3 की पावर 3 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 है, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू हो गई 405। ये आंसर हो गया। ये जो रूल बताया था कि डिटर्मिनेंट ए का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसी का पावर रेज हो जाता है, वही यहां पर लिखा है। और यहां पर ऑर्डर ऑफ ए बी कितना है, ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3। इस तरह से देखिए सवाल हो जाएगा जिसमें कोई भी कष्ट नहीं दिखता। तो आप नोट कर लें इसको, फिर अगली बात हम लोग अगली चर्चा करेंगे। खैर, तो नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे आ जाते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, इसी से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डेल्टा कह देते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू हो गई 1 से ओपन कर लीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा -1। एक एक्सप्रेशन ये बना। दूसरा फिर ये 1 ले लेते हैं, -1 और 1 प्लस कॉस थीटा -1। फिर तीसरा ये 1 ले लेते हैं, रो कॉलम चला गया 1 माइनस साइन थीटा, वैल्यू खोल के रख दी हम लोगों ने। आगे देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, यहां पर इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, और एक -1 यहां रखा ही हुआ है। अगले में आएंगे तो ये -1 + 1 कट जाएगा, माइनस कॉस थीटा, यहां ये प्लस माइनस कट जाएगा तो माइनस साइन थीटा। इस +1 से ये -1 कट गया, +1 से -1, और कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया। हमारे हाथ में क्या आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर इसको कह सकते हो 1/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या यहां पर लिख सकते हो 1/2 इंटू साइन 2 थीटा। हम ये जानते हैं कि साइन 2 थीटा की या साइन थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा डेल्टा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा विच इज इक्वल टू हाफ। क्यों? क्योंकि मैक्स ऑफ साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 होने वाली है। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1/2। तो दिस इज द आंसर। ऑप्शनल ऑप्शन है तो ठीक है, वरना आंसर विल बी हाफ। ये आंसर यहां का है। ऊपर से दिखा देता हूं कैसे करना है, आप आसानी से कर पाएंगे। आइए, तो यहां ये ABCD ऑप्शन ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो यहां रोक लेता हूं मैं, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। मेरे ख्याल से नोट कर पा रहे होंगे। ये यहां पर आप पूरी बात नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो, वरना तो प्रेजेंटेशन आपको देने का पूरा देंगे ही। खैर, इसको आप नोट कर पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। यहां पर देखते हैं क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A13 एंड B00। 2 पॉइंट से लाइन ज्वाइन हो रही है, उसकी हमको इक्वेशन चाहिए। पहले तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की बातचीत चल रही है। तो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू 2 given points x1 y1 x2 y2। हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। ये इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन of line passing through 2 given points x1 x1 y1 x2 y2 से। तो दिस इज द इक्वेशन। अब यहां पर 1 3 है और 0 0 है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x y1 और है 1 3 और 0 0, ये वैल्यू हो गई यहां पर। अब आप इसको आप 0 0 के लॉन्ग भी खोल दीजिए, तो 0 0 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर 3x। पहला आंसर आ गया आराम से। दूसरी बात करते हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ d एक पॉइंट है, इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ABC ABD इज 3 स्क्वायर्स यूनिट्स। तो जब भी ये एरिया हमको दिया रहता है +-1 करके रखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसकी वैल्यू फॉर्मूले के टाइप में लिखें तो x1 y1 ऐसे फटे लिख देते, चलो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल और साथ में हाफ, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब यहां पर वैल्यू लगाने गए तो हाफ लिखा, x1 y1 1 की जगह लिखा x1 3 1
13 पॉइंट था, एक था हमारे पास 0 0 ओरिजिन वाला पॉइंट, और एक पॉइंट आ गया K,0, तो K01। और यहाँ पर ये एरिया किसके बराबर है? 3 स्क्वायर यूनिट्स के। जब भी स्क्वायर यूनिट्स में एरिया दिया रहे प्लस माइनस करके डालते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर हमें एरिया गिवन है तो हम प्लस माइनस करके डालेंगे, एरिया गिवन नहीं है तो सिंपली सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर इसको अगर एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 + 3K प्लस माइनस 2 इधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर एक और K की वैल्यू अब क्या आ जाएगी? यहां पर K बराबर +-2, ये आपका K बराबर +-2 आ गया। ये आंसर आपका आ जाता है इस तरीके से। तो ये आप ऊपर से मैं दिखा देता हूं, उसको नोट कर सकते हैं। यहां भी थोड़ा सा 1-2 सेकंड बिता दे जो मैंने किया है, जैसे कि एकदम से आंखों के सामने हलचल सी ना मच जाए। समझ तो गए होंगे वैसे, यहां रोक लेना चाहिए मुझे। पूरा चीज आई गई है तो मेरे ख्याल से इसको दोबारा स्लाइड खिसकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से सवाल ये किया जा सकता है जो आपके सामने है, और आसानी से आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल करते हैं बेटा। और द इनवर्स ऑफ दिस वन इज, इसका इनवर्स कितना होगा? तो हम जानते हैं कि जो इनवर्स का डेफिनेशन है, ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये वैल्यू होती है। एडजॉइंट ए अगर हम निकालें इसका, या ठीक है अगर एडजॉइंट ए निकालें तो क्या वैल्यू इसकी ट्रिक के तौर पे क्या होता है? -5 और -4 को इंटरचेंज कर देते हैं 2/2 के उसमें, और इसका साइन बदल देते हैं -7 -3। आपको याद होगा 2/2 की जब मैट्रिक्स होती है तो उसका एडजॉइंट निकालने के लिए इस वाले डायगोनल का इंटरचेंज कर देते हैं और इधर वाले डायगोनल का हम लोग साइन बदल देते हैं, तो एडजॉइंट निकल आता है। साथ में इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, -4 3 7 -5, तो 20 -21 -1, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये भी दिख ही रहा है। तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इनवर्स विल एग्जिस्ट। अब यहां पर इनवर्स निकालने की बात आई तो ए इनवर्स लिखा 1/-1 और एडजॉइंट ए, मतलब ये फॉर्मूला लिख देना चाहिए पहले, एडजॉइंट ए यानी 1/-1 और -5 -3 -7 -4, तो ये वैल्यू हो गई ए इनवर्स कितने के बराबर हो गया? 5 3 7 4। ऑप्शन दे रखे हैं और इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं हटता हूं, आप इसको नोट भी कर लीजिए जिससे करने में कोई भी तकलीफ ना महसूस हो। मेरे ख्याल से कर पाए होंगे आप इसको, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए कहीं। ठीक, छोटा सवाल था, प्यार से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। इफ a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 59 69 -1 देन a इनवर्स। तो अब a इनवर्स क्योंकि 3/3 का है तो ट्रिक नहीं लगता है, तो a इनवर्स के लिए आप एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं पहले आपको याद दिला दूं, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा। एडजॉइंट a में इससे बने जो कोफैक्टर्स रहते हैं उसको एनसीईआरटी में a लिखा है और कई दूसरी किताब में c लिखते हैं, तो ये यहां पर आप C11 C12 कोफैक्टर C13 ऐसे डालते हैं, 31 32 33 और इसका लेते हैं ट्रांसपोज, तो मिलता है एडजॉइंट A। और बाकी A इनवर्स निकालने का तो हम जान ही रहे हैं, 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ये फिर हम डेफिनेशन का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर पाते हैं।
पहले हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा इसका। आप डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट ऊपर से करेंगे तो -1, तो आंसर आ रहा है -1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट ए की बारी करते हैं। एडजॉइंट ए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पे कोफैक्टर लिखूंगा। 1 का कोफैक्टर देखिए तो 1 का गया, ये गया -1 इंटू 1 यानी केवल -1 आ गया। इसी तरह 0 -59। अब ये ऊपर का मैं निकाल के दिखा देता हूं कैसे आया है, बाकी नीचे आप इसी तरह निकाल लीजिएगा। 1 का कोफैक्टर है तो इससे जाने वाली रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये 4 बचे। -1 इंटू 0 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ये -1। इस 0 की बात कीजिए तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया हमने, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया। ये 4 यहां पर बचे हैं, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट वाला बचा ये 0, इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाली कॉलम छोड़ दी, तो ये वैल्यू 4 बची है ना। यहां माइनस साइन था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, 69 और 59, तो ये वैल्यू हो गई -59। ये क्या है, कोफैक्टर हम फीड कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक इसी तरीके से बाकी वैल्यू डाल देते हैं, 0 -1 -69 0 0 1, और इसी का हमें ट्रांसपोज लेना होगा, जैसे ट्रांसपोज यहां लिखा था, इस का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज लेंगे रो का कॉलम में तो -1 0 -59 0 -1 -69 0 0 1, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये है क्या, एडजॉइंट ए है। अब यहां पर अगर आप ए इनवर्स निकालने जाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं सीधे लिख रहा हूं अब, तो आ जाएगी वैल्यू 1 0 0 0 1 0 59 69 और ये रहा -1। ये थोड़ा दूर लिख देना चाहिए था मुझे, 0 0 और -1, और ये वैल्यू क्या है, दिस इज ए के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए इज द करेक्ट वन। इस तरीके से ये आप कर पाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं, फिर अगले सवाल को करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से हो जाएगा, कोई भी परेशानी इसके अंदर आती नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेटा। नोट कर लिया होगा या पॉज करके नोट डाउन या स्क्रीनशॉट, जो भी आपको ठीक लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 -2 4 2 -1 3 4 2 0 इज द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन b इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है b का। तो यहां पर पहली बात हम लोग ये देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट b इनवर्स की बात कर रहा है, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है निकालनी ही पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अलोंग रो 1 एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1 0 -6 प्लस 2 0 -12 प्लस 4 4 प्लस 4 बराबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा है, ए दे रखा है एडजॉइंट बी के बराबर, गिवन। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ले लीजिए, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने यहां से 2 निकाली है, तो यहां पे एडजॉइंट बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो एडजॉइंट बी होता है उसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं b की पावर, डिटर्मिनेंट b की पावर n-1। अब यहां पर ये ऑर्डर 3 है, तो इसको डिटर्मिनेंट b की पावर 3-1 लिखा जा सकता है, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर। ये बात आप पकड़िएगा, ये क्या है, बाई प्रॉपर्टी।
अब इसी का इस्तेमाल यहां पर करेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, एडजुएंट बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर बराबर 2। तो बी की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2। अब बी इनवर्स निकालने जाओगे तो क्या लिख दोगे, बी इनवर्स का मतलब है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजुएंट ऑफ बी। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू वो निकाल रखी है इन लोगों ने, यानी प्लस माइनस 1/√2, और एडजुएंट बी की वैल्यू ए दे रखी थी। ए का मतलब हो गया जो मैट्रिक्स ये लिखी हुई है, तो प्लस माइनस 1/√2 इंटू ए, और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन मिल रहा है डी। तो आंसर इज डी। इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा घुमावदार सवाल है ये थोड़ा, तो पहले ये थोड़ा समझना होगा इंपॉर्टेंट, फिर इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्लब करेंगे तब ये निकलेगा। नॉर्मल जो 1 नंबर के सवाल आते हैं या जो छोटे सवाल आते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा यहां पर इसको सेट करने में आपको कंफ्यूजन होना हो सकता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, जैसे कि कंफ्यूजन आपको ना हो। तो उम्मीद है नोट कर पाए होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 2 प्रॉपर्टियों का मिक्सिंग लग गई है, 2 प्रॉपर्टी कह लीजिए। हाँ, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बात देखते हैं। लिखा है A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ एडजुएंट A इज। अब एडजुएंट A पहले तो एडजुएंट A निकालना होगा। एडजुएंट A को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A का पावर n-1। 3/3 किए तो डिटर्मिनेंट A का पावर 3-1, यानी डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट A हाथ लगना चाहिए, यहां से लगेगा। डिटर्मिनेंट A की बात कर लीजिए, रो वाइज खोल दीजिए, तो -2 4 -0 -0 + 0 और बात रही -8, यानी एडजुएंट A की जो वैल्यू है वो -8 का होल स्क्वायर है, विच इज 64 हेयर। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर A इज द ऑप्शन। ये बहुत पूछे जाने वाले सवाल, ये प्रॉपर्टी बहुत इस्तेमाल होती है 1-2, तो ये आपको और हमें पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ कैसे लगाई जा सकती है। खैर मैं किनारे हटता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल फिर से लेते हैं, उसको करते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके नोट डाउन का जो भी प्रोसेस आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, विद डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 9 है, देन राइट द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एडजुएंट A। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू यहां दे रखी है 9 है, हमें निकालना है 2 इंटू एडजुएंट A। 2 को जब बाहर करोगे 3/3 की मैट्रिक्स है, एडजुएंट वाली भी, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू एडजुएंट A। अब इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3, एडजुएंट A का मतलब है A का पावर 3-1, यानी 2 की पावर 3 A का स्क्वायर। 2 की पावर 3 का मतलब 8, और A का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 8 इंटू 81, यानी वैल्यू हो गई 648 आपका, और हमारा आंसर हो गया। कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से कर पाएंगे। वही 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी जो अधिकतर पूछी जाती है उन्हीं को घुमा घुमा के देते हैं ये करने के लिए, और आप कर भी ले रहे हैं, तो कोई इसमें समस्या नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा आपने, पॉज करके नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है इन द इंटरवल π/2 से लेके x है पाई के बीच में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स इतना है सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो, यानी 2 sin x फॉर ए सिंगुलर मैट्रिक्स
एक सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए 2 sin x 3 1 2 sin x, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तब ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 बराबर 0, तो sin स्क्वायर x बराबर 3/4। और एक कदम बढ़ाएं तो sin x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ पर एंगल हमारा क्योंकि 90 से 180 के बीच में है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π/3 आंसर, क्योंकि हमारा जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू +π/2 से लेकर पाई के बीच में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस बात को देखते हुए हमारा यही एंगल पिक्चर में आएगा, x बराबर 2π/3। निगेटिव लोगे तो 2 क्वाड्रेंट छोड़ के तीसरा चौथा पकड़ना पड़ेगा जो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो निगेटिव नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। और ऊपर से पहला क्वाड्रेंट लेंगे नहीं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का जिक्र किया हुआ है, तो ये वैल्यू x की वैल्यू 2π/3 होगी। अगर आपने यहाँ पर, आप समझ पा रहे होंगे, अगर 60 डिग्री लिख दिया यहाँ पर, साइन 60 भी होता है √3/2, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इस रेंज में नहीं है। ठीक, इसका ध्यान रखना होगा आपको। खैर, आप समझ पाए होंगे, तो आगे आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल भी करेंगे। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट किया होगा, पॉज करके बात समझे होंगे ना। हमेशा कभी भी ऐसी चीज़ें दी रखी हो तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि सवाल कुछ कहना तो नहीं चाह रहा है, नहीं झटके में गलत कर जाएं आप। खैर, इतनी देर में नोट कर चुके होंगे या पॉज वीडियो का स्क्रीनशॉट ले पाए होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं बेटा। अगले सवाल की तरफ आते हैं बेटा। लिखा, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट A इज इक्वल टू 64, फाइंड डिटर्मिनेंट A। तो हम जानते हैं कि जो एडजॉइंट A होता है, भी कई बार हम लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट A का ऑर्डर की जो वैल्यू होती है n-1 चली जाती है। ऑर्डर है आपका 3, तो 3-1 यानी डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर। अब ये वैल्यू दे रखी है 64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी हो गई? +-8, और यही आंसर हो गया। देखिए, घूम घूम के उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बार बार आ रहा है जिसे हम आप पहचान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। खैर, इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नजर इसके अंदर नहीं आती है। चलते हैं अगले सवाल को, उसको देख लेते हैं। अगला सवाल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आपसे बातचीत हुई थी कि फॉर ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट यानी 3 - 2x x + 1 2 4, इसका डिटर्मिनेंट हमारा कितना होना चाहिए? 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 4 3 - 2x - 2x + 1 बराबर 0। तो ये हो गया 12 - 8x - 2x - 2 बराबर 0, 10x + 10 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो गई 1। इस तरीके से x की वैल्यू 1 होगी, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, जैसा आप देख पा रहे हैं। नोट करें, अगला सवाल भी करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू 1 - 2 3 0 - 1 4 - 2 2 1, फाइंड A ट्रांसपोज का इनवर्स। तो A ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। ये रहा A ट्रांसपोज, रो को कॉलम में लिख लो बेटा, और कुछ नहीं करना। 1 - 2 3, और फिर 0 - 1 4 - 2 2 1, ये हो गया A ट्रांसपोज। अब इसी का हम इन्वर्स निकालने की बात करेंगे। पहले इसका डिटर्मिनेंट A निकाल लिया जाए, जिससे पता चले कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो वैल्यू क्या आ गई? अलोंग रो 1 1 - 1 - 8 -2 - 8 + 3, ये 0 था, बात खत्म हो गई। वैल्यू हो गई कितनी? -9 + 10 बराबर 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है A' का इनवर्स एग्जिस्ट।
अब अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट निकालेंगे जो कि कोफैक्टर से बनने वाली सीरीज हो। तो कोफैक्टर्स ए डैश ए ट्रांसपोज के क्या होंगे, या कलर बदल लेते हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए डैश, ठीक। तो A11 डैश लिख दिया है, तो सीधे लिखने की कोशिश करते हैं। A11 क्या जिक्र करें कोफैक्टर, तो इसका वाला कोफैक्टर ये इसका कितना हो जाएगा, जाने वाला रो और कॉलम खत्म हो गया, -1 और यहां पर 8 तो -9 हो गया। आप देख पाए होंगे मेरे ख्याल से, ये हो गया -1, इसको -8 तो -1 -8। इसी तरीके से बाकी कोफैक्टर निकाले जाएंगे। अब आगे लिखेंगे अगर A12, यहां छोटा सा लिखता हूं, फर्स्ट सेकंड वाला कोफैक्टर देखिए रो गया कॉलम गया, ये 0 हो गया, ये -8 दिख रहा है, -1 पहले इसके साथ था नहीं, +8। तो बेटा जो कोफैक्टर देखने हैं वो इस वाली मैट्रिक्स में देखने हैं, इधर गलत देख रहा हूं, इसमें देखिएगा आप तो भी ये -9 आएगा। देखिए ये रो और कॉलम छोड़ दें आप, तो -1 और -8 ये आ गया -9 बेटा। A12 की बात कर लीजिए, इसकी ये रो और कॉलम तो -2 और -6 तो प्लस आ जाएगा, और माइनस पहले से था तो ये आ गया 8। तीसरे में आ जाइए, ये रो और कॉलम खत्म हो गया, -8 और +3 यानी बचा -5। इस वाले से देख के लिखने हैं यहां पर। बाकी और कोफैक्टर लिख देता हूं, A21 जिसकी वैल्यू हो जाएगी -8, A22 7, A23 -4। इसी तरीके से A31 -2, A32 2 और A33 -1। ये सारे कोफैक्टर लिख दिए। अब इससे बनने वाला एडजॉइंट A लिख देता हूं। तो जब आप एडजॉइंट A लिखेंगे तो मैट्रिक्स में पहले वैल्यू डाली -9 8 -5 -8 7 -4 -2 2 -1 और इसका लेंगे ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -8 -9 8 -5 और इसको रो को कॉलम में तो -8 7 -4 रो को कॉलम में -2 2 -1 ये वैल्यू यहां पर आएगी। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। अब A इसका इन्वर्स निकलने की बात है, तो A इन्वर्स A ट्रांसपोज का इन्वर्स यानी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश इंटू एडजॉइंट ऑफ A डैश। तो वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू तो यहां पर 1 ही थी तो ये कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 आ जाएगी। और ये वैल्यू पूरी आ गई -9 8 8 7 2 -5 -4 -1 और ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से वैल्यू निकलेगी। इसको देख लीजिए आप, थोड़ा मैं ऊपर से दिखा देता हूं जैसे आपको देखने का पूरा मौका मिल सके। तो ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया जा सकता है और इसको आप नोट कर लें। यहां मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। चलते हैं एक कदम और आगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे पूरी बात आपके सामने आ जाए। ठीक है, नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है इफ A = cos अल्फा - sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1 फाइंड एडजॉइंट A एंड वेरीफाई दैट। वेरिफिकेशन हमको इसका करना है। थोड़ा सा वर्किंग यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं क्योंकि एडजॉइंट A में कोफैक्टर ही पहले निकालने होंगे। तो एडजॉइंट A के लिए हम लोग कोफैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो A11 ये रो और कॉलम, तो यहां पर आप रो कॉलम लिए, ये कॉस अल्फा आ गया यहां पर। फिर A12 में चले गए तो ये
ये वाला लिया, रो कॉलम रो, साइन अल्फा आ गया यहां पर, माइनस साइन अल्फा, और A13 तीसरा वाला लेंगे तो रो कॉलम छोड़ा 0 0, तो तीसरे का 0 ही आ गया। इसी तरीके से A21 लेते हैं तो A21 की वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा, A22 लेते हैं विच इज कॉस अल्फा, और A23 लेते हैं जो कि 0 के बराबर है। अगला कोफैक्टर A31 लेते हैं जो कि 0 है, A32 लेते हैं जो कि 0 है, A33 लेते हैं जो कि 1 है। तो हम एडजॉइंट A क्या निकला हमारा, और ट्रांसपोज करके डायरेक्ट लिखें तो मैं ट्रांसपोज करके डायरेक्ट लिख देता हूं, यानी मैं इस तरह ना लिख के खड़े में लिख रहा हूं। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, तो कॉस अल्फा ऑलरेडी ट्रांसपोज किया हुआ लिख रहा हूं, माइनस साइन अल्फा 0, फिर इस रो को कॉलम वाइज लिख दूंगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड 0 0 1। ये देखिए यहां पर एडजॉइंट A आया है, उम्मीद है आप देख पाए होंगे। यहां पर क्या है, एडजॉइंट A। अब हमें A इंटू एडजॉइंट A निकालना है, और फिर एडजॉइंट A इंटू A निकालना है, दिखाना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो A इंटू एडजॉइंट A निकालते हैं, यहां पर A इंटू एडजॉइंट A है यहां पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, और यहां पर दूसरे एडजॉइंट जो हम लोगों ने बाजू में निकाला है वो है कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें आप, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये 0, तो ये हो गया 1, और बाकी इसी तरीके से आप करेंगे, सारी वैल्यू शून्य मिल जाएगी। तीसरी बात करते हैं, कलर को बदल लेते हैं, एडजॉइंट A इंटू A कर लेते हैं। तो एडजॉइंट A इंटू A, तो यहां पर वैल्यू देखिए कितनी मिलेगी, ये एडजॉइंट A वाला पहला लिख लो, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। ये वैल्यू हो गई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 फिर 0 0 1। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां पर ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो तो इक्वल आ गई हैं, आ जाएंगी, जैसा आप मैं करके दिखा भी रहा हूं, आप करके देख भी सकते हैं। अब तीसरा डिटर्मिनेंट A इंटू I3 बचा, तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालनी होगी, मैं यही निकालने की कोशिश करूंगा जैसे नीचे ना जाना पड़े। ये देखिए ये मैट्रिक्स थी, इसी का डिटर्मिनेंट A निकाल लेते हैं। कलर को फिर से बदलते हैं, डिटर्मिनेंट A, तो ये मैट्रिक्स थी, इसी का लिख देते हैं एक बार, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट आप खोलें, लास्ट वाली लाइन से ही आप खोल सकते हैं, 0 खत्म 0 खत्म 0 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। तो दिस इज द आंसर। आप आंसर का मतलब है डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकली है, और डिटर्मिनेंट A की जो वैल्यू है 1,
ये इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, I3 से। तो अब यहां पर अगर आप डिटर्मिनेंट A को I3 यानी जो मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1 था ही, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन आ जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 1। तो ऑल द थ्री आर इक्वल्स, यानी यहां से क्या दिखा, A इंटू एडज्वेंट A या एडज्वेंट A इंटू A और डिटर्मिनेंट A का पावर इधर I3, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप देख पाए होंगे, ऊपर से दिखा देता हूं जिससे पूरी चीज देखने में आपको सुविधा बने। तो ये मैं यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जा सकता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, जिससे कि आगे बात की जा सके। नोट कर पाए होंगे। थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। और इस तरीके से पूरा सवाल आपके सामने सॉल्व हो जाता है। खैर चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन। आर्यन और बब्बन जी की जो मंथली इनकम है आर इन द रेशियो 3:4। इनका जो 3:4 में रेशियो में कमाई है, इनकम लिखी जा तक। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशियो 5:7, और इनका खर्चा है 5:7 में। इन ईच इफ ईच सेव्स 15,000 पर एनम पर मंथ, 15,000 रुपए पर महीने बचाते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। फाइंड देयर मंथली इनकम्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। दिस प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट्स विच वैल्यू। ठीक है, अब यहीं पर करने की कोशिश करें तो आर्यन की मंथली इनकम हम कितनी ले सकते हैं, मंथली इनकम ऑफ आर्यन, उसको आप ले सकते हो ₹3x। और इसी तरह जो बब्बन की है उसको लिख सकते हो 4x, 3:4 के रेशियो में। और जो खर्चा है ऑल्सो मंथली एक्सपेंडिचर आर्यन का कितना ले सकते हैं हम लोग, 5:7 के रेशियो में है। तो मैं ले लेता हूं ₹5y। और बब्बन के लिए ₹7y। ये कमाई हो गई उसकी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15,000 रुपए बचते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा, इक्वेशन बन गई कमाई में से एक्सपेंडिचर घटा दो, तो 3x माइनस 5y बराबर 15,000 रुपए। इसी तरीके से दूसरे केस में, बब्बन के केस में 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 15,000 रुपए। ये इक्वेशन 1 और यही इक्वेशन हमारी 2 हो गई। इसी इक्वेशन को हमको मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करके XY निकालना है। मंथली इनकम के लिए XY निकल आएगा, तो 3x 3y भी निकाल, 3x एंड 4x वगैरह भी निकाल लेंगे कि कितनी कितनी मंथली इनकम है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैं दूसरी स्लाइड लेता हूं, वहां से करना शुरू करता हूं जिससे जगह थोड़ी ज्यादा मिल जाए। एक स्लाइड इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जो इक्वेशन थी हमारे पास वो थी 3x माइनस 5y बराबर 15,000। दूसरी थी 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 15,000। ये नंबर 2 थी। और दिस कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म
इन मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग लिखेंगे ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में। तो ए को जहां पर मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे कितना, 3 माइनस 5 4 माइनस 7, और एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स कॉमा वाई से, और बी को रिप्रेजेंट करेंगे 15,000 और 15,000 से। इस तरह से रिप्रेजेंटेबल होगा ये। आप समझ पा रहे होंगे कैसे इक्वेशन सॉल्व करने वाला मुद्दा जैसे आता है। पहले इनवर्स है कि नहीं, इसलिए डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट ए में -21 प्लस 20 बराबर -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। कलर चेंज कर लेते हैं वरना पूरा एक जैसा ना लग जाए कहीं आपको। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट ए निकालिए यहां पर। एडजॉइंट ए बड़ी जल्दी निकल आएगा। यहां से इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो -7 3 5 -4, ये एडजॉइंट 2/2 में निकालना बहुत सरल होता है, जो कि यहां पे निकल चुका है। ए इनवर्स की बात की जाए तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -1, और एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस लगा दीजिए, 7 -5 4 -3। ये ए इनवर्स आपका निकल आया। इधर लिख लेते हैं। अब x की वैल्यू निकालनी हो तो a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमारा है 7 -5 4 -3, अब b कितना था, 15,000 15,000। ये वैल्यू हो गई। अब इसमें कर लीजिए आपस में मल्टीप्लाई, तो x की जगह वही हो जाएगा x y, और मल्टीप्लाई करके जब आप लिखेंगे तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू दिस वन इंटू दिस वन, तो 2 यानी 30,000 बचेगी ऊपर, और नीचे बचेगी 15,000। तो x की वैल्यू हो गई कंपैरिजन के बाद x बराबर 30,000 और y बराबर 15,000। तो मंथली इनकम जो पूछी थी आर्यन थे, कौन से थे, मंथली इनकम ऑफ आर्यन, वो 3x थी हमारी, 3 इंटू 30,000 यानी कि 90,000। और बब्बन की कितनी थी, 3:4, यही थी ना, 3:4 थी। तो ये रही मंथली इनकम ऑफ बब्बन 4x, यानी 1,20,000। यही आंसर आ गया आपका, क्योंकि बाकी तो कुछ पूछा नहीं था एक्सपेंडिचर वगैरह। तो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, फिर मैं शुरू से इसको एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जा सकता है जैसे मैंने करके दिखाया। अभी अगला एक सवाल और लेंगे जो फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हो। ये था लैंग्वेज फॉर्म का, वो बिना लैंग्वेज फॉर्म का होगा, जैसे प्रैक्टिस आपकी बन जाए। तो ये आप नोट कर लीजिए। मैं पिछली वाली स्लाइड दिखाता हूं पहले आपको, ये स्लाइड। तो ये लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं, सरल सवालों कोई समस्या नहीं आएगी आपको, बड़े प्रेम से आप कर पाएंगे जैसा आप नोट कर पाए हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं। ये देखिए इस स्लाइड को, यहां पे आप भी आराम से इसको नोट कर पाएंगे। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बेटा आप, और इसमें कोई भी तकलीफ होते हुए मुझे नहीं दिखती। और इसमें कुछ वैल्यू पूछी थी
और ये जो वैल्यू पूछी थी, मतलब इस तरह के सवाल आते थे पहले, अभी तो नहीं मिलेंगे आपको, कि दिस प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट्स विच वैल्यू। तो वैल्यू ये रिफ्लेक्ट करता है कि हर महीने सेविंग्स करनी चाहिए। मंथली इनकम थी, एक्सपेंडिचर था, हर महीने आप सेविंग कीजिए, आपके लिए रिकरिंग सेविंग बढ़िया हो जाती है। अगला सवाल करते हैं, ये नोट कर चुके हैं आप। ये रहा अगला सवाल बेटा। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला सवाल है। ऐसे सवाल बड़े वेरी इंपॉर्टेंट, जो पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट था, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग होती है, और अच्छी बात क्या होती है इसमें, प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। तो अच्छी बात क्या है, प्रॉज क्या है, कि आप इसमें सवाल को सॉल्व करके डबली श्योर हो सकते हैं सवाल सही है कि गलत। एक्स वाई जेड निकलेगा, पुट करके देख लीजिए। कौन क्या है कि थोड़ा लेंदी होता है, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो ढूंढना मुश्किल रहता है, ये कौन से। लेकिन मैं पसंद करता हूं ऐसे सवाल जहां पर आप डबली श्योर हो जाएं कि हाँ भाई मेरा सवाल सही है। खैर, तो यहां पर ए इनवर्स ये लिखा है कि ए ये है, देन फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन लिखी है। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ए यहां निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं, नॉन सिंगुलर, अदरवाइज इनवर्स निकल ही नहीं पाएगा। तो ए इनवर्स का मतलब इसका निकाल रहे हैं। रो वाइज एक्सपैंड कर दीजिए अलोंग रो 1। तो 1 लिखा आपने, 2 - 2, फिर लिखिए -2, और 3 + 4, फिर आखिरी वाला -3 है, -3 -3 -4। मेरे ख्याल से सही लिखा है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर वाला है 0, -14 आ जाएगी, 4 3 7 2 14, ये 14 और +21, यानी वैल्यू हो गई यहाँ पर 7, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर। एडजॉइंट ए निकालना होगा ना, तो इसके लिए चाहिए कोफैक्टर। तो A11 का मतलब है ये रो और ये कॉलम खत्म कर दो, तो 2 और +2 यानी कि वैल्यू हो गई 0, प्लस का 2 और -2, देयर वैल्यू विल बी 0। तो A11 विल बी 0, A12 -7, इसी तरह A13 -7, A21 1, A22 आराम से निकालिए आप 7, A23 5, A31 2, A32 -7, A33 -4। ये इसके कोफैक्टर हो गए। एडजॉइंट ए मैं सीधे लिख देता हूं, तो ठीक है। आइए ट्रांसपोज करके डायरेक्ट एडजॉइंट ए लिख रहा हूं। तो एडजॉइंट ए ऑलरेडी ट्रांसपोज है, तो उसको मैं कॉलम वाइज लिखूंगा। 0 -7 -7, 0 -7 -7, 1 7 5, 2 -7 -4। ये एडजॉइंट ए निकल आया है। ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का मतलब है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1/7, 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 -4। ये आ गया ए इनवर्स, पहला वाला आंसर कि ए इनवर्स निकालो। अब अगला इस इक्वेशन का हिसाब बना, तो इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में ax = b के फॉर्म में लिखूंगा। यहीं पे लिखने की कोशिश करूंगा जैसे कि लिखा जाए। मैं इसको ऊपर ले जाता हूं यहां तक, और इस इक्वेशन को मैं यहां पहले x + 2y - 3z = 6, फिर 3x + 2y - 2z = 3, 2x - y + z = 2। ये 3 इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं। और इसको ax मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इन मैट्रिक्स फॉर्म ax = b।
अब ए एक्स बराबर बी हो गया, तो यहां पर अब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो ए क्या है, मैं ए लिखने की कोशिश करूं तो ए विल बी 1 2 -3 1 2 -3 3 2 -2 2 -1 1, ए हो गया। और x की वैल्यू क्या हो गई, x y z, और b की वैल्यू क्या हो गई 6 3 2। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने यहां पर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसी के नीचे ही करने के चक्कर में हूं, अगले में आ जाऊं क्या। तो यहां पर A इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है कि x को लिख सकते हैं A इनवर्स इंटू बी, एक्स की वैल्यू। तो x लिखिए, A इनवर्स पीछे से पिकअप कर लेते हैं। ये देखिए A मैट्रिक्स थी ना, इसी का इनवर्स निकाला था हम लोगों ने, कहाँ गई कहाँ गई मैट्रिक्स, शुरुआत वाली देखनी होगी। ये जो A मैट्रिक्स है ये 1 2 -3 वाली ये मैट्रिक्स है, 1 2 -3 3 2 -2 2 -1। तो ये A इनवर्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो A इनवर्स ये है, ये वैल्यू वहां लिखते हैं और फिर बाकी आगे करेंगे। अब यहां A इनवर्स की बात आ गई तो 1/7 0 1 2 -7 7 -7 था, और -7 5 -4 -7 5 -4, ये हो गया A इनवर्स की वैल्यू इंटू बी था 6 3 2। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जब तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/7, इसको रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 -35 -35, यानी 1 5 -5 -5 आ गया। ये वैल्यू क्या है x y z। तो ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू हो गई 1, y हो गई -5 और z भी हो गई -5। ये आंसर हो गया। अच्छी बात क्या है कि जब आप ये वैल्यू निकाल लेते हैं ना कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -5 है, z की वैल्यू -5 है, तो आप इसको वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके डबली श्योर हो सकते हैं। ये इक्वेशन जो दे रखी है, ये इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट करिए x y z की, श्योर हो जाइए। अगर सही निकल रही है तो ये पूरे आपके जितने भी नंबर का है पक्का हो गया काम। ये अच्छी बात है। खैर इसको नोट कर लें आप यहाँ पर, और जो कैलकुलेशन रहती है उसमें सावधानी बरतनी होती है, वरना गलती कहीं भी इसमें हो सकती है, और गलती को ढूंढना थोड़ा सा इसमें मुसीबत का कारण बन सकता है। तो मेरे ख्याल से आप ये नोट करें, जैसे किया है नोट कर पाएंगे स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके। और यहाँ मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ जिससे बात आपकी समझ में आ जाए पूरी। और फिर अगली वाली स्लाइड, तो अगली स्लाइड को सामने लाता हूं, ये जो वर्किंग की है और आंसर आपके सामने निकल आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो लिखा है वैल्यू ऑफ k फॉर विच a इज इक्वल टू दिस वन इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप जानते हैं, फॉर ए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बताओ, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 के बराबर। तो k8 4 2k मस्ट बी इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 2k² - 8 चौक 32 बराबर 0। तो k² बराबर 16, यानी k की वैल्यू हो गई ±4, और इसके हिसाब से इसका आंसर बना C। हाँ, तो आंसर इज C। इस तरह से C आंसर आप निकाल पाएंगे। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें या
वीडियो को पॉज करके नोट कर ले तो और भी अच्छा हो सकता है। खैर एनीवे, जैसा भी आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल हो। ये कहानी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। गिवन दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर इसका दे रखा है, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, थोड़ा इंटरेस्टिंग। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना होगा। अब देखिए यहां पर जो गिवन कंडीशन है वो दे रखी है ए स्क्वायर बराबर 2a। दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूं बराबर 2a, तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं ए मॉडल डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बाय प्रॉपर्टी और 2 की पावर 3a बाई प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। प्रॉपर्टी कई बार इस्तेमाल की जा चुकी है तो आप पकड़ पा रहे होंगे। अब यहां पर इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर माइनस 8 डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। डिटर्मिनेंट ए को कॉमन ले लीजिए तो अंदर वैल्यू बची डिटर्मिनेंट ए माइनस 8 बराबर 0। ये मैट्रिक्स नहीं है, केवल ये ब्रैकेट का साइन है। तो यहां से होगा डिटर्मिनेंट ए मस्ट बी 0 और डिटर्मिनेंट ए मस्ट बी इक्वल टू 8। ये वैल्यू यहां पे खड़ी होती है। अब ए नॉन सिंगुलर है, यहां दे रखा है कि ए नॉन सिंगुलर, बट ए इज नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इससे क्या चीज हमें मिली? इससे हमें ये मिला कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 8 के बराबर है। अब कह रहा है वैल्यू ऑफ 2a बताइए। तो 2a वैल्यू के लिए तीन ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, 8 इंटू 8, 64 इज द आंसर और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो ये इस तरीके से आपका सवाल होता है। मैं ऊपर से दिखा देता हूं। ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। यहां तक ले आऊं तो उसको नीचे नहीं करना पड़ेगा, इसी में समझ जाएंगे आप सवाल लेते हुए। तो ये 64 देखिए कैसे कितने आसानी से आ रहा है और आप इसको कर पाएंगे। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की बात है। ठीक, इस तरह से सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन और है बड़े ही शांति से। आइए अगला क्वेश्चन। गिवन दैट a इज इक्वल टू ए आई जे is a square matrix of order 3×3 and determinant a is equal to -7, then the value of summation 1 to 3 ai2 where aij denotes the cofactor of the element। तो ये आप समझ ही गए होंगे, यहां पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है समेशन या सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक और ai2 इसका मतलब क्या रहा? a12 प्लस a22 प्लस a32 और a32। और ये आप जान रहे हैं कि ये किसके बराबर होगा? ये डिटर्मिनेंट a के बराबर होगा विच इज इक्वल टू -7 और ये बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। ये आप जानते ही हैं कि एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू के बराबर होता है प्रॉपर्टी के अनुसार और वो -7 के बराबर आ गया। कोई भी परेशानी नहीं है, इस सिंबल को देख के घबराना नहीं है। कई बच्चे इस सिंबल को सिग्मा या समेशन जो भी बोला जाए उसको देख के घबरा जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -4, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। तो एडजॉइंट ए हमारी किसके बराबर हो जाएगा? हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1
और यहाँ 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 एंड डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -4 है, तो -4 का स्क्वायर मतलब आंसर इज 16। 16 का मतलब आंसर इज डी। इस तरीके से सवाल ये हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। हम लोग इसी आज के ही लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कई बार कर चुके हैं। तो मैं हट जाता हूं जिससे आपको बिल्कुल स्क्रीन क्लियर मिले और आप स्क्रीनशॉट या क्या बोलना चाहिए उसका पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकें। आइए अगले सवाल के ऊपर आते हैं। लिखा है फॉर मैट्रिक्स ए बराबर 2 5 - 1 11 एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू। तो एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। तो एडजॉइंट ए का आप निकालेंगे तो 2 मैट्रिक्स है ना, तो 7 और 2 और इसका साइन चेंज, ये एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स हो गई। अब इसका कह रहा है ट्रांसपोज निकालो, तो इसका यही तो है, हाँ ट्रांसपोज निकालो। रो को कॉलम में, तो 7 - 5 11 2, ये आंसर आ गया आपका। और ये आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए इसमें क्या है, कोई परेशानी थोड़ी है। नोट कर लीजिए इसको, आगे फिर आगे की बात करते हैं। खैर आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या पूरा वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं बेटा। हाँ, तो ये पूरे सवाल आपके हो जाते हैं। और अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया है उसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा आपको, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप अपने रेफरेंस के लिए, पढ़ाई के लिए रख सकते हैं आगे। और कुछ बच्चे डबली श्योर होना चाहें तो अरविंद एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर कई स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं जो आपको काफ़ी अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। इसके साथ एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे। अगर आप चाहते हैं कि आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएँ तो वो सीरीज लेकर लगा लें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने किसी एक दोस्त को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिससे मुझसे मिले एक अच्छा कंटेंट और अरविंद सर को पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे और अच्छे वीडियो आपको बना के देने हैं। आपकी तरफ से ये होगी अरविंद सर को गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। गुड लक टू यू। बाय।